हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं, कैसे बनाया जाता है, इन सारे टॉपिक के बारे में आज हम इस क्लास में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक के साथ। दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं कि नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। सबसे पहले तो हम नेटवर्क समझते हैं, नेटवर्क क्या होता है। अभी यहाँ पे जो लिखा है वो आप पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इंसान अपनी बात एक दूसरे से शेयर करने के लिए आवाज का सहारा लेते हैं। जैसे बात करने के लिए आवाज एक माध्यम होती है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी दूसरे कंप्यूटर से बात साझा करने के लिए एक माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? नेटवर्क का मतलब जब दो या दो से अधिक लोग या दो से अधिक मशीन आपस में जब कनेक्टेड होती हैं तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। लोग नहीं बोलते हैं कि यार तुम्हारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, तुम्हारा नेटवर्क बड़ा है, यानी हमारे नेटवर्क में और लोग जुड़े हुए हैं। तो उसी तरीके से जब दो लोग या दो मशीनें आपस में जुड़ जाती हैं तो वो उनका एक नेटवर्क बन जाता है। अब नेटवर्क में करते हैं क्या? वो अपनी बातें दोनों लोग आपस में शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। उसी प्रकार से जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो बन जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। भाई, एक कंप्यूटर तो कनेक्ट हो नहीं सकता है, उसके लिए हमें कम से कम दो कंप्यूटर चाहिए। जब दो कंप्यूटर, दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में किसी भी माध्यम से कनेक्ट होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, तो वह कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। यहां पे जब मैंने आपको बोला है कि दो कंप्यूटर, तो दो की जगह पे ज्यादा भी कंप्यूटर हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम हमें दो कंप्यूटर तो चाहिए ही चाहिए होंगे। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में किसी भी तरीके से जुड़ जाएं, चाहे वो केबल के माध्यम से कनेक्ट हों या विदाउट केबल कनेक्ट हों, यानी तार से या बिना तार के कनेक्ट हो, तो ये कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। अब जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए तो वो क्या करेंगे? वही एक कंप्यूटर अपना डेटा दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर करेगा, दूसरा कंप्यूटर एक कंप्यूटर पहले वाले कंप्यूटर के साथ अपना डेटा शेयर कर सकता है। इसी को बोलते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में दो नहीं, हजारों, सैकड़ों, लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इनके कनेक्ट होने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, कंप्यूटर की और सारी डिवाइसेस को भी हम उस नेटवर्क में जोड़ सकते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, इन सारी चीजों को भी हम उस नेटवर्क में जोड़ते हैं। जैसे हमारे पास 10 कंप्यूटर हैं, 10 कंप्यूटर के साथ हमने एक प्रिंटर को जोड़ दिया, तो इसका मतलब हुआ कि वो 10 कंप्यूटर उस प्रिंटर को भी यूज कर सकते हैं। 10 कंप्यूटर के लिए हमें अलग अलग प्रिंटर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो 10 कंप्यूटर एक ही प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। यानी हम नेटवर्क से किसी भी अन्य डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस सारी प्रक्रिया को जब हम बनाते हैं तो इसे बोलते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्क से जुड़े हुए प्रत्येक डिवाइस को नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। चाहे वो कंप्यूटर हो या कोई और डिवाइसेस हो। और जो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए रिसोर्स मुहैया कराता है उसे हम सर्वर बोलते हैं। अब ये जो नोड है, सर्वर है, रिसोर्सेज है, इनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अभी यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हैं, इसमें ये सारे कंप्यूटर दुनिया भर में अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्किंग। यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए दो कंप्यूटरों का पास पास होना जरूरी नहीं है, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए होती है। अब देखो, यहाँ पे एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर और तीन कंप्यूटर, ये तीनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। वहां पे एक डिवाइस लगी है, दैट इज कॉल्ड स्विच, और यहाँ पे एक सर्वर है जो जिससे ये तीनों कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे प्रिंटर लगा हो। अब ये देखो, तीनों कंप्यूटर इस सर्वर की मदद से इस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है, एक यहाँ पे बैठा हुआ, तो ये तीनों बंदे इसी सर्वर के माध्यम से इस प्रिंटर से प्रिंट दे सकते हैं। यानी इन तीनों के लिए अलग अलग प्रिंटर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये तीनों कंप्यूटर एक ही प्रिंटर से अपने कागज प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग के बहुत बड़े फायदे हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज यानी संसाधनों की बचत होती है, इन्वेस्टमेंट की बचत होती है, टाइम की बचत होती है। ये सारी चीजें इस वजह से बहुत ज्यादा उपयोगी हो गई हैं। अब देखो, यहाँ पे लिखा है, जब हम लोग नेट कैफे या साइबर कैफे जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं और सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं।
जिसको हम नेटवर्किंग बोल सकते हैं या कंप्यूटर नेटवर्किंग बोल सकते हैं। लेकिन जब हम उस कैफे में देखते हैं तो वहां पे प्रिंटर एक ही रहता है। हम किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के प्रिंट निकालते हैं तो उसी प्रिंटर से प्रिंट निकलता है। इसका मतलब हुआ कि उस नेटवर्किंग में एक रिसोर्स का मतलब हुआ है प्रिंटर, जो सारे के सारे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट, जिसमें हम और बहुत सारे लोग रोज कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे इमेज, वीडियो, कॉन्टेक्ट, सॉन्ग्स। ऐसे ही एक नेटवर्क की मदद से जब हम अपने फोन पे इस्तेमाल करते हैं तो हर कोई बोलता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है या नेटवर्क आ रहा है। दैट इज मीन्स कि हम अपने दूसरे डिवाइस से या दूसरे किसी के मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। क्लियर? अब यहाँ पे देख लेते हैं परिभाषा नेटवर्क की। द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस से उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये कंप्यूटर आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं या ये तार या बेतार आपस में जुड़े होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये केबल से ही जुड़े हों, ये हो सकता है वाईफाई या ब्लूटूथ या किसी अन्य डिवाइस सिग्नल से जुड़े रहते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर दोस्तों? अब हम लोग देखने वाले हैं नेटवर्किंग में काम आने वाली प्रमुख डिवाइसेस। जब हम नेटवर्क को बनाते हैं या हमें कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करना होता है तो हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, हमें कौन कौन सी डिवाइसेस चाहिए होंगी या कौन कौन से इक्विपमेंट और चाहिए होंगे, तब हमारा नेटवर्क कहीं जाके कनेक्ट हो पाएगा। तो देख लेते हैं हमें कौन कौन सी डिवाइसेस है। एक नेटवर्क है तो उसमें बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं। वो जैसे हब है, रिपीटर है, स्विच है, राउटर है, मॉडेम है, ब्रिज है। इन सारी डिवाइसेस को भी हमें अच्छी तरीके से जानना होगा, तभी हम एक अच्छा और कुशल और एरर फ्री नेटवर्क बना सकते हैं। अब सबसे पहली डिवाइस है जिसका नाम है हब। हब क्या होता है? यहाँ पे मैंने इमेज में भी आपको दिखाया है। इस तरह की एक पिक्चर होती है, इस तरीके की डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं हब। और सारे कंप्यूटर इस तरीके से हब से आके कनेक्ट होते हैं और हब में एक सर्वर बन जाता है। सर्वर यानी मेन कंप्यूटर जिसको हम सर्वर बोलते हैं, और ये सारे कंप्यूटर आके इस हब से कनेक्टेड होते हैं। लिखा भी हुआ है यहाँ पे, यह एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है और ये डिवाइस फिजिकल लेयर में काम करती है। इस वजह से आपस में नेटवर्किंग डिवाइस को फिजिकली जोड़ा जाता है। आमतौर पे जिस नेटवर्क में ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल होता है वहीं पे ये डिवाइस भी यूज की जाती है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिख रहा है, इन पे नेटवर्किंग की केबल आके कनेक्ट हो जाती है और ये सभी सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये डिवाइस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड हब। अब देख लेते हैं नेक्स्ट डिवाइस कौन सी यूज होती है, दैट इज कॉल्ड स्विच। स्विच और हब देखने में दोनों आपको सेम लगेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है देखने में, लेकिन जो मेजर अंतर है वो क्या है ये समझ लेते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है कि दोनों में सिर्फ स्मार्टनेस का अंतर है। हब और स्विच दोनों डेटा ट्रांसफर करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में, लेकिन स्विच क्या करता है कि वो डेटा फॉरवर्ड करते समय यानी डेटा को भेजने के साथ साथ उसको फिल्टर भी करता है, इसलिए इसको इंटेलिजेंट बोला जाता है। यानी हब की अपेक्षा स्विच हमारा थोड़ा सा मजेदार होता है, इंटेलिजेंट होता है। इसको ये पता होता है कि डेटा किस कंप्यूटर पे भेजा जाना है। अभी यहाँ पे देखिए एक मैसेज है जो F को जाना है, तो स्विच उस मैसेज को F तक ही पहुंचाएगा। ठीक है, ये नहीं कि वो E तक पहुंच जाए किसी और तक पहुंच जाए, यानी इन मैसेज को ये फिल्टर करके ही एक दूसरे के कंप्यूटर पर सेंड करता है। बस यही स्मार्टनेस का अंतर है हब में और स्विच में, अदरवाइज दोनों देखने में सेम होते हैं और काम भी सेम करते हैं। नेटवर्किंग के लिए अगली बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसका नाम है मॉडेम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी मॉडेम क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये मॉडेम जो डिवाइस है ये हर कोई इस्तेमाल करता है। अब हर कोई कैसे इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब सीधा मैं आपको बता देता हूं। यदि कोई बंदा या कोई जना अपने मोबाइल में अपने कंप्यूटर पर यदि वो इंटरनेट चला रहा है तो बिना मॉडेम के आप अपनी डिवाइस पे इंटरनेट नहीं चला सकते हो। वहां उस जगह पे एक मॉडेम का यूज होता ही होता है, भले वो हमें दिखे या ना दिखे। अभी मैं आपको समझा दूंगा तो आपको मॉडेम भी समझ में आ जाएगा और दिखने भी लगेगा। अब मॉडेम को समझने से पहले एक चीज क्लियर होना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। हमारा जो कंप्यूटर है उसे हम क्या बोलते हैं? हमने पहली क्लास में बताया था कि कंप्यूटर को डिजिटल मशीन बोला जाता है। डिजिटल मशीन का मतलब हुआ कि कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है।
0 और 1 भाषा कौन सा होता है? डिजिटल लैंग्वेज होती है। अब मॉडेम क्या करता है? देखो यहाँ पे लिखा है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर से बना है मॉडेम। एक उदाहरण आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूं कि हमारे जो कंप्यूटर में डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में मतलब 0 और 1 में। इस डेटा को जब हम दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं केबल के जरिए, तो इस डेटा को हमें एनालॉग में कन्वर्ट करना होता है, यानी तरंगों में कन्वर्ट करना होता है। अब ये काम मॉड्यूलेटर करता है, यानी डेटा केबल से कंप्यूटर में जाता है, उस एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, जो होता है मॉडेम की मदद से। ठीक है, अब मैं आपको देखो इसका समझा देता हूं पिक्चर में। यहाँ पे दो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी। ये सेंडिंग कंप्यूटर है, ये रिसीविंग कंप्यूटर, यानी ये डेटा भेज रहा है और ये डेटा रिसीव कर रहा है। अब हमें एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ 1001 समझता है और ये भी कंप्यूटर है, ये भी 01 समझे, क्योंकि कंप्यूटर मशीन का काम ही होता है। लेकिन जब कंप्यूटर से डेटा बाहर जाता है, ये तो हो गया डिजिटल सिग्नल, लेकिन जैसे ये कंप्यूटर से बाहर निकला तो डिजिटल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू एनालॉग सिग्नल, एनालॉग में कन्वर्ट हो गया। अब एनालॉग क्यों हो गया? क्योंकि कंप्यूटर से बाहर जो डेटा जाएगा वो तरंगों के माध्यम से जाएगा, इधर तारों में से होते हुए। अब तारों में डिजिटल डेटा तो जा नहीं सकता, यहाँ पे तरंगों वाला डेटा जाएगा, तो ये डेटा को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करती है ये मशीन, दैट इज कॉल्ड मॉडेम। मॉडेम को डेटा मिला डिजिटल में और डिजिटल से इसने कन्वर्ट कर दिया एनालॉग में, और यही ये एनालॉग का मतलब हुआ। तरंगों से डेटा होता हुआ इन सिग्नल्स के द्वारा फिर से वापस मॉडेम पे पहुंचा। तो अब मॉडेम से पे क्यों पहुंचा? क्योंकि इसको वापस कंप्यूटर में भेजना है, तो कंप्यूटर फिर से डिजिटल डेटा लेता है, तो इस मॉडेम ने फिर से इस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया डिजिटल। तो समझ में आया? ये हमारा मॉडेम हमारे सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और ये डिवाइस कहीं इनबिल्ट होती है, कहीं अलग से लगानी पड़ती है, लेकिन बिना इस डिवाइस के हम अपने कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल पर इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते हैं। जहां पे भी डेटा ट्रांसफर, डेटा भेजने और डेटा रिसीव करने की प्रक्रिया होती है, वहां पे मॉडेम जरूर होगा, चाहे वो आपकी डिवाइस में इनबिल्ट यानी अंदर ही लगा हो या आपने अलग से लगाया हो। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी अगली डिवाइस की तरफ, दैट इज कॉल्ड राउटर। राउटर को अपने नाम से ही पता चल गया होगा कि राउटर किस चीज से संबंधित है, कि दो नेटवर्क के बीच में ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इस डिवाइस का काम है ये दो नेटवर्क और आपस में वायर और वायरलेस के मीडियम से जोड़ता है। अब देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। हमारे ऑफिस में जो नेटवर्क का कनेक्शन आया, इंटरनेट का कनेक्शन आया, वो केबल के माध्यम से आया, यानी तार के माध्यम से आया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने कंप्यूटर हैं वो केबल से कनेक्ट होके चले, लेकिन हमारा मोबाइल जो है ना, हमारा लैपटॉप, वो वाईफाई से चले। तो उस केबल के नेटवर्क को वाईफाई में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक वायरलेस राउटर की जरूरत होती है। यानी ये हमारे डेटा को वायरलेस में या वायरलेस डेटा को केबल के डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है। जहां पे एक ही इंटरनेट कनेक्शन को या एक ही नेटवर्क कनेक्शन के हमें अलग अलग प्रकार बनाने हो, तो वहां पे हम राउटर का यूज करते हैं। ये वायरलेस या वायर दोनों मीडियम्स में हमारा नेटवर्क बना देता है एक ही डिवाइस की मदद से। अगली डिवाइस है हमारी ब्रिज। ब्रिज का मतलब आप लोगों को पता है, ब्रिज का माने होता है पुल। पुल क्या करता है? दो किनारों को आपस में जोड़ता है, बस वही काम ये ब्रिज करता है। जैसे यहाँ पे ये डिवाइस बनी हुई है, सेम इसी तरीके की डिवाइस होती है। ये दो अलग अलग नेटवर्क के सर्वर को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। अब यहाँ पे एक बिल्डिंग में ये हमारा नेटवर्क है और दूसरी बिल्डिंग में ये नेटवर्क है, लेकिन उन दोनों नेटवर्क्स को आपस में अगर हमें जोड़ना है तो वहां पे एक डिवाइस यूज होगी, दैट इज कॉल्ड ब्रिज। अब जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल में हमारा 2-3 फ्लोर हैं, तो हमें कंप्यूटर लैब और दूसरे फ्लोर को आपस में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें ब्रिज चाहिए होगा। एक नेटवर्क का केबल उसमें लग जाएगा और दूसरे नेटवर्क का केबल ब्रिज में आके लग जाएगा, तो ये दोनों नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। उसके लिए हमें डिवाइस चाहिए होगी, दैट इज कॉल्ड ब्रिज। तो ये भी डिवाइस बड़े नेटवर्क को बनाने के काम में यूज आती है। ओके, अगली डिवाइस है हमारी रिपीटर। अब देखो रिपीटर क्या होता है, जैसा इसके नाम से समझ में आ रहा है वैसे ही इसका काम भी है। रिपीटर क्या करता है? ये हमारे सिग्नल को रिपीट कर देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिपीटर हमारी सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करता है। इसको हम बोल सकते हैं एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिग्नल को रिसीव करता है, उसे रीट्रांसमिट कर देता है, और रीट्रांसमिट होने की वजह से हमारे सिग्नल लंबी दूर जाने पर भी
कमजोर नहीं पड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि अगर कॉलेज में हॉस्टल कॉलेज से काफी दूर है और कॉलेज वाले चाहते हैं कि वो हॉस्टल और कॉलेज को केबल से इंटरनेट कनेक्शन देना चाहते हैं, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण डेटा सही से रिसीवर तक नहीं पहुंचता है, डेटा लॉस्ट हो जाता है, इसलिए हॉस्टल और कॉलेज के बीच में जो केबल लगेगा उसके बीच में एक रिपीटर लगाना पड़ेगा। इससे हर केबल का डेटा ट्रांसमिशन डिस्टेंस में लिमिटेशन रहता है। अभी देखिए यहाँ पे एक नेटवर्क हमारा ये है और दूसरा नेटवर्क ये है, इन दोनों के बीच में काफी दूरी है, लेकिन जैसे ही यहाँ से नेटवर्क इस नेटवर्क के पास सिग्नल पहुंचाता है तो हमारे सिग्नल दूर जाते 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 कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। तो बीच में रिपीटर लगाने से क्या होता है कि रिपीटर इन्हीं कमजोर सिग्नल को थोड़ा बूस्ट कर देता है और वापस से सिग्नल फुल लेंथ में दूसरे नेटवर्क के पास पहुंच जाते हैं। तो इस नेटवर्क रिपीटर का यूज हम उस जगह पे करते हैं जहां पे हमें सिग्नल्स को दूर तक भेजना होता है। क्लियर है? समझ में आ गया आपको नेटवर्क रिपीटर क्या काम करता है? अब देख लेते हैं नेटवर्क के टाइप क्या होते हैं। सबसे पहला पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, HAN हैन होम एरिया नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इन सारे नेटवर्क्स के बारे में हम आपको विस्तृत से जरूर बताएं। अब देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का कब आविष्कार हुआ, क्या इसका इतिहास रहा है। 1960 के दशक में पॉल बैरन एंड डोनाल्ड डेविस ने दो कंप्यूटर के बीच में एक दूसरे का डेटा शेयर करने के उद्देश्य से पैकेट स्विचिंग की ओर कार्य प्रारंभ किया। तब जाके 1965 में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन स्विच लॉन्च किया गया, जिसका उपयोग करके कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। तब जाके 1969 में ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के पहले 4 कंप्यूटर को मुख्य विश्वविद्यालय के बीच में 50 kbps यानी 50 किलोबिट्स पर सेकेंड के सर्किट उपयोग से जोड़ दिए थे और ये इस स्पीड से डेटा आपस में ट्रांसफर करते थे। और इसी तरह से ARPANET के माध्यम से इंटरनेट नेटवर्क का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे इंटरनेट का विशाल रूप बढ़ता गया। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन तैयार हुए कि इंटरनेट का नेटवर्क का आविष्कार कब हुआ और पहली नेटवर्क कौन सा था। तो 1965 में नेटवर्क का आविष्कार हुआ और ARPANET पहला नेटवर्क था। क्लियर? और उसके बाद 1976 में ARCnet ने एक नेटवर्क बनाया जिसमें उपकरणों को शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ईथरनेट के विषय में 1973 में शोध किया गया और 1976 में रॉबर्ट मेटाकॉफ और डेविड बोक्स ने अपने पेपर ईथरनेट को प्रकाशित करके इसके बारे में बताया था। और इसी तरीके से इस नेटवर्क को बढ़ते बढ़ते जब इंटरनेट बड़ा हुआ तो 1995 में ईथरनेट से ट्रांसमिशन की स्पीड 10 Mbps से बढ़ के 100 Mbps हो गई थी। और इसी तरीके से इस नेटवर्क को हम लैन नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको कंप्यूटर नेटवर्क अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर नेटवर्क की डिवाइसेस हमें कौन कौन सी आवश्यकता पड़ती हैं, किन किन डिवाइसेस की मदद से हम अपने कंप्यूटर को बना सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इस क्लास में अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार को और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।